हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मीनेश कुमार पटेल। आज जो हम बात करने वाले हैं वो पैथोफिजियोलॉजी का जो अनदर टॉपिक रहेगा वो उसके बारे में बात करेंगे। आज का टॉपिक जो हमारा है वो है इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द सेल इंजरी। सेल इंजरी, ऐसे फैक्टर्स जिसकी वजह से सेल इंजर्ड हो सकता है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव भी बात कर लेते हैं। एग्जाम में यही क्वेश्चन थोड़ा ट्विस्ट करके भी पूछा जा सकता है, मीनिंग सेम रहेगा पर थोड़ा वर्ड्स ऑफ इंग्लिश विल बी चेंज। तो कैसे? तो अगर मान लो कि एग्जाम में आपको पूछा जाता है कि राइट अ नोट ऑन इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, तो ये सेम रहेगा। राइट अ नोट ऑन कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, तो वो भी सेम रहेगा। या तो पूछा जा सकता है कि राइट अ नोट ऑन इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द सेल इंजरी, तो मीनिंग सेम ही हुआ, कुछ फर्क नहीं है। ऐसे फैक्टर्स जो सेल इंजरी के लिए जवाबदार है वो करते हैं। डन। सो उसको हम आज जानेंगे, इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ सेल इंजरी। डन, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले जो हमको जानना है वो क्या है, तो देयर आर टोटल 11 मेजर फैक्टर्स, मेजर इटियोलॉजिकल फैक्टर दैट कॉज द सेल इंजरी। क्या है? देयर आर टोटल 11 ऐसे फैक्टर्स हैं जो सेल इंजरी कर सकते हैं। दे आर द पॉजिटिव एजेंट्स फॉर द सेल इंजरी। चले, तो उसमें से सबसे पहला कौन सा है? फर्स्ट वन इज द हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया। ये कंडीशंस है दोनों, हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया। सो हाइपोक्सिया का मीनिंग क्या होगा? हाइपोक्सिया मींस डिक्रीज इज द O2 लेवल इनटू द ब्लड। ब्लड में O2 का लेवल कम हो जाना, वो क्या हुआ? हाइपोक्सिया हुआ। इसके लिए दो मेजर जो रिस्पॉन्सिबल है कंडीशन, वो जवाबदार रहती है हाइपोक्सिया के लिए। पहला है कि आप ऐसे एनवायरमेंट में जा रहे हो जहां पे ऑलरेडी O2 एनवायरमेंट में कम है ना। ऐसा मान लो कि आप किसी पहाड़ों पे जा रहे हो जहां पे बिकॉज ऑफ कि ज्यादा ऊंचाई पे है, तो वहां पे एनवायरमेंट में ऑलरेडी O2 कम है। अगर एनवायरमेंट में ही ऑक्सीजन कम है तो इंटेक भी कम हो जाएगी। सो डिक्रीजेस दी O2 इनटू द ब्लड, ब्लड में O2 कम जाएगा। दूसरा रीजन क्या हो सकता है? दूसरा रीजन है प्रॉब्लम्स इनसाइड द लंग्स। लंग्स की कैपेसिटी है ना, लंग्स की वाइटल कैपेसिटी ही अगर कम हो गई हो तो उसकी वजह से भी हम रेस्पिरेशन कर रहे हैं पर O2 उतना नहीं जा रहा है बिकॉज ऑफ कि लंग्स की वाइटल कैपेसिटी कम हो गई है ना। सो ये दो मेजर रीजन हो सकता है हाइपोक्सिया के लिए। सो हाइपोक्सिया का मीनिंग क्या होगा? हाइपोक्सिया मींस डिक्रीज द O2 इनटू ब्लड। दूसरा जो कंडीशन है वो है इस्केमिया। इस्केमिया पूरा इससे उल्टा। इस्केमिया का मीनिंग क्या होगा? डिक्रीज द ब्लड सप्लाई टू द ऑर्गन। ऑर्गन के पास ब्लड का सप्लाई कम हो जाए तो वो क्या हुआ? इस्केमिया। डिक्रीजेस द ब्लड सप्लाई टू द ऑर्गन। अभी ये क्यों हो सकता है? तो उसके लिए मेजर जो जवाबदार जो फैक्टर है वो क्या है? एथेरोस्क्लेरोसिस। एथेरोस्क्लेरोसिस का मीनिंग क्या होगा? कि जो ब्लड वेजल्स है वहां पे कोई ब्लॉकेज हो गया हो, है ना। सो ब्लॉकेज की वजह से क्या होगा? ऑर्गन के पास ब्लड का सप्लाई कैसा जाएगा? यस, कम जाएगा। तो वो क्या हुआ? इस्केमिया ना। ये एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है व्हाट इज हाइपोक्सिया एंड व्हाट इज इस्केमिया। ये सिर्फ समझने के लिए कि ये कंडीशंस कैसे जवाबदार है सेल इंजरी करवाने के लिए, वो हम देखेंगे ना? दूसरा जो हमको यहाँ पे याद रखना है कि विद द प्रेजेंस ऑफ, ये याद रखना है, मैं जो मतलब अभी जो पूरा लाइन जो बोल रहा हूँ, विद द प्रेजेंस ऑफ O2, विद द प्रेजेंस ऑफ O2 जो ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज विद द प्रेजेंस ऑफ O2 इट यूटिलाइज O2 यूटिलाइज करता है क्या? तो इट यूटिलाइज द वन ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ATP मॉलिक्यूल। क्या करेगा? O2 के प्रेजेंस में O2 क्या करेगा? ग्लूकोज को यूटिलाइज करेगा और यूटिलाइज करने के बाद इट प्रोड्यूस द 38 मॉलिक्यूल्स ऑफ द ATP। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल में से O2 क्या बनाएगा? 38 ATP मॉलिक्यूल बनाएगा। कितने? 38 टाइम्स मोर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेगा। डन, ये बात याद रखनी। क्यों जरूरी है ATP? तो ATP इज अ एनर्जी फॉर्म ऑफ क्या है? ATP इट्स एनर्जी जो हर एक सेल को चाहिए सर्वाइवल के लिए। अगर ATP का प्रोडक्शन नहीं होगा तो सेल भी क्या होगा? सर्वाइव नहीं कर पाएगा ज्यादा दिन तक।
तो एटीपी हमको चाहिए ही चाहिए, और हमारा बॉडी एटीपी प्रोडक्शन मतलब करता ही रहता है, कभी भी बंद नहीं होता है, वो चलता ही रहेगा प्रोसेस। तो ये बात याद रखना, क्या याद रखना है, दो चीजें याद रखनी है कि एक हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया क्या है, दूसरा हमको क्या याद रखना है कि O2 क्यों चाहिए। तो O2 इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द एटीपी फ्रॉम द ग्लूकोज। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल को यूटिलाइज करके O2 क्या करता है, वो कन्वर्जन करवा देता है 38 एटीपी मॉलिक्यूल्स में। इसके लिए हमको O2 चाहिए ही चाहिए ना। चलो, सो कैसे हाइपोक्सिया इस्केमिया सेल इंजरी करवाता है। सो ड्यू टू द कंडीशंस ऑफ हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया, ड्यू टू द हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया कंडीशन क्या होगा, उसकी वजह से डिक्रीजेस द O2 सप्लाई टू द पर्टिकुलर सेल्स। सेल्स को O2 का सप्लाई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी कैसे, तो इस्केमिया में क्या हुआ, ब्लड का सप्लाई कम हुआ, पर ब्लड में दो मेजर चीजें रहती है, एक क्या रहता है O2, दूसरा क्या रहता है न्यूट्रिएंट सप्लाई। अगर ब्लड का सप्लाई भी कम हुआ तो सामने क्या कम हुआ, O2 कम हुआ। यस, सो डिक्रीजेस द O2 सप्लाई टू द पर्टिकुलर सेल्स। अभी O2 कम हुआ, सप्लाई कम हो गया, तो क्या होगा, सो बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीजेस द एटीपी फॉर्मेशन। एनर्जी का जो फॉर्मेशन होना चाहिए फ्रॉम द 1 ग्लूकोज मॉलिक्यूल इनटू द 38 एटीपी मॉलिक्यूल। सो एटीपी का फॉर्मेशन क्या हो गया, कम हो गया। कम क्यों हुआ, बिकॉज ऑफ द O2 सप्लाई कम हुआ। O2 सप्लाई कम क्यों हुआ, बिकॉज की पेशेंट को क्या है, आइदर हाइपोक्सिया है और आइदर इस्केमिया है। डन। सो बिकॉज ऑफ द डिक्रीज द एटीपी फॉर्मेशन, मेटाबॉलिक फंक्शंस या तो मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द सेल्स आर इम्पेयर्ड। क्या हुआ, जो सेल्स की जो मेटाबॉलिक प्रोसेस रहती है वो क्या हो गई, इम्पेयर्ड हो गई। इम्पेयर्ड क्यों हुई, क्योंकि एनर्जी नहीं मिल रही है सेल्स को एनर्जी क्यों नहीं मिली, O2 सप्लाई कम हुआ। O2 सप्लाई क्यों कम हुआ, यस, बिकॉज ऑफ द पेशेंट हैव द हाइपोक्सिया और इस्केमिया। देन ये थोड़ा लिंक आप याद रखिएगा। अभी मेटाबॉलिक प्रोसेस या मेटाबॉलिक फंक्शन जो सेल्स का कम हुआ, तो क्या कम हुआ, तो वहां पे सबसे ज्यादा अफेक्ट क्या होता है, सेल्स रिपेयर मैकेनिज्म। सेल्स अगर इंजर्ड हुआ है तो वो सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म के प्रोसेस तो वो अपने आप रिपेयर होता है, वो उसको किसी की जरूरत नहीं है। पर रिपेयर मैकेनिज्म को एक्टिवेट करने के लिए क्या चाहिए, ऑब्वियस है, क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अभी एनर्जी ही नहीं मिल रही है तो सेल रिपेयर मैकेनिज्म क्या हो जाएगा, इम्पेयर्ड। अभी सेल खुद रिपेयर नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, यस, वो क्या होगा, इंजर्ड होता ही जाएगा। सो बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑफ द सेल्स आर इम्पेयर्ड, इट लीड्स टू द सेल इंजरी। उससे क्या होगा, पेशेंट में गेट द सेल इंजरी। इजी, समझ में आया, थोड़ा बिल्कुल इजी। आप ये इंट्रोडक्शन जो पार्ट है उसको आप याद रख लीजिए, ये एग्जाम में लिखने की कोई जरूरत नहीं। एग्जाम के लिए आपको ये इतना ही लिखना है फॉर द हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया। ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए कि हाइपोक्सिया क्या है और इस्केमिया क्या है और क्यों O2 चाहिए हमको बॉडी में, बस इसके लिए। सो रिपीट कर लेते एक बार। ड्यू टू द हाइपोक्सिया एंड इस्केमिया कंडीशन, इसकी वजह से क्या होगा पेशेंट में सफर फ्रॉम द डिक्रीजेस द O2 सप्लाई टू द पर्टिकुलर सेल्स को O2 सप्लाई कम हो गया। क्यों कम हुआ, बिकॉज ऑफ द पेशेंट हैव सम हाइपोक्सिया एंड और द इस्केमिया कंडीशंस। सो बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीज द O2 सप्लाई टू द पर्टिकुलर सेल्स। अभी O2 का सप्लाई कम हो गया तो O2 किसके लिए चाहिए था हमको, एनर्जी बनाने के लिए। सो बिकॉज ऑफ दैट डिक्रीजेस द एटीपी फॉर्मेशन, एंड एनर्जी बनना क्या हो गया, कम हो गया या तो बंद हो गया। बिकॉज ऑफ दैट द मेटाबॉलिक फंक्शंस ऑफ द सेल्स आर इम्पेयर्ड या तो इम्बैलेंस हो गया। तो उसमें सबसे ज्यादा अफेक्ट क्या हुआ, सेल रिपेयर मैकेनिज्म, जो सेल्फ रिपेयर मैकेनिज्म है सेल्स की, वो इम्पेयर्ड हो गई। तो बिकॉज ऑफ दैट इट लीड्स टू द सेल इंजरी। देन इजी। चलिए सेकंड फैक्टर कौन सा है, तो सेकंड फैक्टर है फिजिकल फैक्टर। अभी फिजिकल फैक्टर क्या है, तो फिजिकल फैक्टर में अब आपको कोई प्रोसेस याद नहीं रखनी है। जैसे यहाँ पे आपने याद रखा कि पेशेंट को हाइपोक्सिया हुआ, इस्केमिया हुआ, इसकी वजह से O2 सप्लाई कम हो गया, उसकी वजह से एटीपी फॉर्मेशन बंद हो गया। एटीपी फॉर्मेशन बंद हो गया तो मेटाबॉलिक प्रोसेस सेल्स का जो है वो इम्पेयर्ड हो गई, उसकी वजह से ये हुआ, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो फिजिकल एजेंट जो है वो डायरेक्टली डैमेज कर देते हैं और डायरेक्टली इट कॉज द सेल इंजरी। कैसे, तो हम जानते हैं। सो फिजिकल एजेंट्स कौन कौन से है पहले वो हम जान लेते हैं। तो फिजिकल एजेंट्स लाइक द मैकेनिकल इंजरी, किसी पर्सन को अगर मैकेनिकल इंजरी हो, मैकेनिकल
इंजरी में सबसे फेमस एग्जांपल क्या ले सकते हैं, रोड एक्सीडेंट। किसी को रोड एक्सीडेंट हुआ हो और उससे जो इंजर्ड हुआ हो सेल, तो वो मैकेनिकल इंजरी में आएगा। दूसरा कि नाइफ अगर कट कर दे सेल्स को, टिश्यू को, तो वो डायरेक्ट इंजरी हुई। दूसरा है थर्मल इंजरी में हमारा हाथ अगर बर्न हो गया, सो बिकॉज ऑफ द बर्निंग क्या होगा, यस, आइदर एपोप्टोसिस होगा या तो आइदर नेक्रोसिस होगा सेल्स का, तो वो सेल इंजर्ड हुआ। देन इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द करंट, इलेक्ट्रिसिटी मीन्स करंट, हम करंट की वजह से, मान लो कि कोई इलेक्ट्रिसिटी का वायर है, गलती से टच कर दिया, तो उसमें जो करंट दौड़ रहा है वो करंट की वजह से, करंट ने सेल इंजर्ड कर दिया। चौथा जो है हो गया रेडिएशन सेल इंजरी, रेडिएशन रेज, उसकी वजह से सेल इंजर हो गया ना। सो ये 4 फिजिकल एजेंट्स है। अभी क्या होगा, सो these all are physical agents, they are directly damage to the cell को directly damage करेंगे to the cells, और सेल डैमेज हो तो क्या हुआ, इट लीड्स टू दी सेल इंजरी। आया समझ? इजी, बिल्कुल इजी है, एक बार आप इसको समझ लीजिएगा तो ज्यादा इजी रहेगा। चलिए डन। तीसरा नंबर का पॉजिटिव एजेंट क्या होगा सेल इंजरी के लिए, तो थर्ड नंबर का क्या है, सो थर्ड नंबर इज द केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स। ये भी डायरेक्टली सेल डैमेज करते हैं या सेल इंजरी करते हैं। कैसे? सो केमिकल्स लाइक मान लीजिए मर्क्यूरी है, साइनाइड है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स है हमारे पास, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज भी है। देन इंसेक्टिसाइड्स जो केमिकल्स है, अल्कोहल है, या नार्कोटिक जो ड्रग्स है ना। सो दीज ऑल आर द केमिकल एजेंट्स एंड द ड्रग्स। कौन कौन से? मर्क्यूरी, साइनाइड, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कलीज हो गए, देन इंसेक्टिसाइड्स, अल्कोहल एंड नार्कोटिक ड्रग्स। दे डायरेक्टली लीड्स टू दी डायरेक्ट सेल इंजरी। वो सेल इंजरी ही करेंगे डायरेक्टली, उसमें कोई वाया नहीं है, वो डायरेक्टली सेल इंजरी प्रोड्यूस करते हैं ना। चलिए चौथा नंबर का क्या है, फोर्थ नंबर इज द माइक्रोबियल एजेंट। माइक्रोबियल एजेंट्स जितने भी हैं वो टोटल दो तरीके से सेल इंजर करते हैं वैसे। सो कौन कौन से माइक्रोबियल एजेंट्स है, तो माइक्रोबियल एजेंट्स लाइक द बैक्टीरिया हो गया, फंगाई हो गई, वायरसेस हो गए, अदर पैथोजेंस जो बच गए वो। सो क्या होगा तो एक सेल इंजरी कैसे होगा, सो दिस एजेंट्स, कौन से, दिस माइक्रोबियल एजेंट्स, ये एक केमिकल रिलीज करते हैं। कौन सा केमिकल? एक्सोटॉक्सिन केमिकल रिलीज करते हैं। ये पेप्टाइड भी है और प्रोटीन भी है, वन टाइप ऑफ। सो दिस माइक्रोबियल एजेंट्स दे रिलीजेस द एक्सोटॉक्सिन एंड दिस एक्सोटॉक्सिन इट लीड्स टू द सेल इंजरी। वो सेल इंजरी करता है डायरेक्टली एक्सोटॉक्सिन जो केमिकल है। एक्सोटॉक्सिन केमिकल इट रिलीज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इट कॉज द सेल इंजरी। दूसरा वे कौन सा है, सो दिस माइक्रोब्स और पैथोजेंस दे यूटिलाइज द न्यूट्रिएंट्स। क्या करेंगे, जब भी कोई बैक्टीरिया, फंगस या वायरसेस किसी होस्ट बॉडी के अंदर घुसता है तो वो क्या करेगा, सबसे पहले न्यूट्रिएंट्स फाइंड करेगा। कैसे, क्यों न्यूट्रिएंट्स क्यों चाहिए इस पैथोजेंस को, बिकॉज ऑफ द ग्रोथ, है ना। उसको मल्टीप्लिकेशन के लिए कुछ खाना तो चाहिए ना। सो खाना क्या होगा होस्ट का, यस, न्यूट्रिएंट्स। सो these microbes and the pathogen they utilize the nutrients of the host cells के host cells जो है उसका nutrients utilize करेंगे for the multiplication or for the growth purpose, and because of that cell can't get the enough amount of the nutrients enough amount में नहीं utilize कर पाएगा, and because of that it leads to the cell injury। क्योंकि कैसे, तो जो सेल्स रहता है तो सेल्स को भी सर्वाइव करनी, जैसे ह्यूमन का भी देख ली, ह्यूमन को भी अगर सर्वाइव करना है तो क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट्स चाहिए। चाहे वो रोटी खाए, दाल खाए, सब्जी खाए, कोई भी खाए, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स चाहिए सर्वाइव करने के लिए। वैसे ही सेल्स को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। सो न्यूट्रिएंट सप्लाई कौन करता है सेल को, ब्लड करता है। सो अभी न्यूट्रिएंट्स क्यों भेजा ब्लड ने, क्योंकि सेल सर्वाइव कर पाए। पर यहाँ पे क्या हुआ, थर्ड पार्टी कौन सी, माइक्रोब्स या पैथोजन एंटर हो गए बॉडी के अंदर, और उनको सर्वाइव करने के लिए क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट चाहिए। तो न्यूट्रिएंट जो सेल्स को चाहिए उसकी बजाय क्या होगा, यहाँ पे पैथोजन जो है वो यूटिलाइज कर देगा न्यूट्रिएंट्स को। सो क्या हुआ, लैक ऑफ सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू दी सेल्स को वो सप्लाई कम हो जाएगा,
एंड बिकॉज ऑफ दैट सेल का जो सर्वाइवल रेट है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. सो बिकॉज ऑफ दैट इट लीड्स टू द सेल इंजरी. चलिए 5वां नंबर का क्या है, तो 5th नंबर इज द इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स. इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स में 2 तरीके से सेल इंजर होता है. वो कैसे, वो हम बात करते हैं. सबसे पहला जो है ऑटो इम्यूनिटी. ऑटो इम्यूनिटी, यहाँ पे ऑटो इम्यूनिटी में क्या होगा, ऑटो मीन्स अपने आप, इम्यूनिटी है ना, इम्यून सिस्टम जो हमारा बॉडी का रहता है. तो यहाँ पे क्या होता है, बाय मिस्टेकली, जानबूझ के नहीं, गलती से हमारा इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे ही हेल्दी सेल्स या तो होस्ट सेल्स को क्या समझ लेता है, कोई फॉरेन पार्टिकल है ना. वो क्यों समझ लेता है, तो वो कोई भी हो सकता है रीजन. वो ओवर एक्टिवेशन भी हो सकता है किसी का, जिसकी वजह से वो ऐसा समझ ले कि भाई ये जो होस्ट सेल्स है पर क्या है, फॉरेन पार्टिकल या तो फॉरेन पैथोजन है जिसको मुझे मारना है. क्यों मारना है, क्योंकि वो होस्ट बॉडी को क्या करेगा, हार्म करेगा. सो वो क्या हुआ, ऑटो इम्यूनिटी. सो ऑटो इम्यूनिटी में जनरली क्या होता है, तो ओवर एक्टिवेशन ऑफ द इम्यूनिटी, ओवर एक्टिवेशन ऑफ ओन इम्यूनिटी, इट डैमेजेस द होस्ट सेल्स. वो होस्ट सेल को डायरेक्टली डैमेज करेगा एंड बिकॉज ऑफ दैट इट लीड्स टू द सेल इंजरी. क्या होगा, उसकी वजह से सेल इंजरी होगा. इसका एक एग्जांपल हम ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में से या डिजीज में से कोई एक ले लेते हैं. सो उसमें एग्जांपल हम लेते हैं टाइप 1 डायबिटीज. टाइप 1 डायबिटीज क्या है, सो इट्स अ इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज. जो सबसे ज्यादा कहाँ पे किसको दिखाई देता है, सो टाइप 1 डायबिटीज सबसे ज्यादा चाइल्डहुड में दिखाई देता है, या तो एडल्टसन एज में दिखाई देता है, या तो चाइल्डहुड एज में दिखाई देता है, या तो एडल्टसन एज में टाइप 1 डायबिटीज हमको देखने को मिलता है. इट इज ऑल्सो नॉट क्योरेबल. ये क्योरेबल नहीं है. इसको लाइफ टाइम पेशेंट को इंसुलिन लेना है. ज्यादातर जो हमारा जो टमी एरिया है वहां पे हम डायरेक्टली इंटरनल मस्कुलर हम इंसुलिन देते हैं. सो वो टाइप 1 डायबिटीज. अभी ये टाइप 1 डायबिटीज होता क्यों, उसका मैकेनिज्म एक बार देख ले तो उससे पता चल जाएगा कि ऑटो इम्यूनिटी कैसे सेल इंजर करता है. सो टाइप 1 डायबिटीज में होता क्या है, टाइप 1 डायबिटीज क्यों होता है, तो ड्यू टू दी बॉडीज ओन इम्यून सेल्स, they targeting the beta cells of the pancreas. बीटा सेल्स क्या है, तो बीटा सेल दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस और रिलीजेस ऑफ द इंसुलिन. इंसुलिन को रिलीज करने में बीटा सेल्स हमको चाहिए. और इंसुलिन क्या करता है, तो इंसुलिन दे मेंटेन द ब्लड शुगर लेवल. वो ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है. So the body's own immune cells, they're targeting the beta cells of pancreas, and because of that, the immune cells can kill the beta cells. अब बीटा सेल्स को हमारा ही इम्यून सिस्टम खुद का उसको किल कर देता है, मार देता है, तो क्या होगा, यस बीटा सेल्स मर गए तो क्या हुआ, इंसुलिन बनना और रिलीज होना दोनों ही चीज बंद हो गई. अभी इंसुलिन रिलीज नहीं हो पाएगा ब्लड के अंदर तो क्या होगा, ब्लड का शुगर लेवल मेंटेन नहीं हो पाएगा. ब्लड शुगर लेवल मेंटेन नहीं हुआ तो क्या हुआ, ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल बढ़ता ही जाएगा, परसिस्टेंटली कम होगा ही नहीं. उसको कम करना है तो इंसुलिन बाहर से देना पड़ेगा. सो द इम्यून सेल्स दे किल्स द बीटा सेल्स ऑफ पैंक्रियास. बीटा सेल्स को मार देंगे एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इनहिबिशन का साइन है एक्चुअली में. इट इनहिबिट द सिंथेसिस ऑफ द इंसुलिन. इंसुलिन का सिंथेसिस बंद कर दिया या बंद हो गया. बिकॉज ऑफ दैट इट लीड्स टू द टाइप 1 डायबिटीज. उससे क्या हुआ, टाइप 1 डायबिटीज. यहाँ पे सेल इंजरी कहाँ पे आई, बीटा सेल्स. बीटा सेल्स ही इंजर्ड हो गए, किल हो गए. सेल इंजर्ड हो गया, किल हो गया बीटा सेल्स, इंसुलिन नहीं बना. इंसुलिन नहीं बना तो इट लीड्स टू द टाइप 1 डायबिटीज. सो पहला रीजन क्या होगा, इम्यूनोलॉजिकल एजेंट में ऑटो इम्यूनिटी. दूसरा कौन सा है, दूसरा है हाइपर सेंसिटिविटी. हाइपर सेंसिटिविटी को क्या बोलते हैं हम, एलर्जी. एलर्जी इज ऑल्सो नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी. चलिए हाइपर सेंसिटिविटी जनरली हिस्टामाइन की वजह से होता है. वो कैसे वो फर्दर आएगा स्टेप बाय स्टेप, तब हम उसको जानेंगे. सो हाइपर सेंसिटिविटी में क्या, सबसे तो डस्ट आप एक पॉजिटिव एजेंट के तौर पे ले सकते हैं.
डन। सो डस्ट में क्या रहता है? सो डस्ट में दीज आर दी कंटेन दी फॉरेन मटेरियल, डस्ट में ज्यादातर फॉरेन मटेरियल रहता है. सो दैट foreign materials which is not harmful for the human body. ह्यूमन बॉडी के लिए डस्ट वैसे हार्मफुल नहीं है. वो अगर इनहेल भी हम करते हैं बाय द रेस्पिरेशन तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला ज्यादातर. सो बट क्या होगा? बट द बॉडीज इम्यून सिस्टम इट कंसीडर देम, क्या होगा? इट कंसीडर देम द हार्मफुल. पर हमारा बॉडी इम्यून सिस्टम क्या समझेगा कि ये हार्मफुल है, ये बॉडी को इंजर्ड करेगा ही करेगा, ऐसा समझ लेगा इम्यून सिस्टम. सो क्या होगा? तो हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा? इम्यून सिस्टम कैन रिलीजेस द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज. क्या करेगा? इम्यून सिस्टम कैन रिलीजेस द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज. एंटीबॉडीज कितनी है? कितनी है? 5 है. जिसको याद रखने के लिए क्या बोलते हैं हम? घामडे. IgG, IgA, IgM, IgD और IgE है ना. टोटल 5 क्या है? एंटीबॉडीज है. सो इम्यून इट रिलीजेस द एंटीजन एंड एंटीबॉडीज. इट कॉजेज, क्या हुआ? जब भी एंटीजन एंटीबॉडी रिलीज होगा तो क्या करेगा? इट कॉजेज द एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन, रिएक्शन करेंगे दोनों. सो इट कॉजेज द एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इट लीड्स टू द सेल इंजरी. क्या होगा? वो रिएक्शन की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो जाएगा एंड इट लीड्स टू द सेल इंजरी. सो क्या हुआ? हाइपर सेंसिटिविटी में ड्यू टू द डस्ट एंटर किया. डस्ट में क्या रहता है? सबसे पहले फॉरेन पैथोजन या पार्टिकल्स रहते हैं. उसको बॉडी उसकी वजह से बॉडी में कुछ हार्मफुल नहीं होता है, पर हमारा इम्यून उसको फॉरेन पार्टिकल समझ के वहां पे अटैक कर देता है. और बिकॉज ऑफ द इम्यून रिस्पॉन्स या एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन या इंटरेक्शन, उसकी वजह से सेल इंजरी हो गई. चलिए 6 नंबर का कौन सा फैक्टर है? तो 6 नंबर इज द न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट्स. क्या है 6 नंबर का? न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट. अभी न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट में क्या आएगा? तो 2 चीजें आएगी. एक चीज या तो पर्सन को न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है, मतलब कि जितने अमाउंट में न्यूट्रिशन चाहिए, फॉलिक एसिड ले लो या विटामिन ले लो, विटामिन B12 ले लो, सो जितने अमाउंट में चाहिए उतने अमाउंट में नहीं है, बिकॉज ऑफ द सच कंडीशंस. दूसरा रीजन क्या हो सकता है कि एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट जरूरत से ज्यादा बढ़ गया है ना, तो वो भी सेल इंजरी कर सकता है ना. सो कैसे? तो एक पहली कंडीशन क्या हो सकती है न्यूट्रिशनल डीअरेंजमेंट्स में? सो पहली जो कंडीशन है वो कौन सी है? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी. न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी से क्या होगा हमको? सो पहला क्या होगा? पहला होगा माल न्यूट्रिशन का मीनिंग क्या होगा कि पर्सन का BMI 18.5 kg पर मीटर स्क्वायर से अगर कम हो रहा है. क्या? BMI is lower than the 18.5 kg per meter square, so the person have the malnutrition. वहां पे न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी पर्सन को है, वो हुआ माल न्यूट्रिशन. दूसरा क्या हो सकता है न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी की वजह से? अनीमिया हो सकता है ना. अनीमिया हो सकता है जो ब्लड डिसऑर्डर भी है, जहाँ पे मेजॉरिटी में फॉलिक एसिड और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है. ज्यादातर वुमेन्स को ज्यादा चांस रहता है अनीमिया होने का. वो कैसे, वो हम फर्दर देखेंगे ना. सो पहला रीजन क्या हुआ? न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, वहां पे माल न्यूट्रिशन हो सकता है, माल न्यूट्रिशन कैन कॉज द सेल इंजरी. दूसरा अनीमिया, वहां पे भी सेल इंजरी हो सकती है बिकॉज ऑफ द अनीमिया. दूसरा रीजन कौन सा है? तो दूसरा रीजन है एक्सेस अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिशन. बॉडी में न्यूट्रिशन का अमाउंट बढ़ गया हो कुछ सच कंडीशन की वजह से. तो उसमें एग्जांपल हम लेते हैं अथेरोस्क्लेरोसिस. अथेरोस्क्लेरोसिस वन ऑफ द कंडीशन दे कैन कॉज ड्यू टू द एक्सेस अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन. कैसे? सो एथेरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है? तो एक्सेस अमाउंट ऑफ द फैट विल बी डिपॉजिटेड इनटू द आर्टरीज. क्या होगा? जो एक्सेस फैट रहता है वो क्या होगा? अभी वो यूटिलाइज नहीं हो रहा है तो कहीं पे तो जाएगा ना. सो द एक्सेस अमाउंट ऑफ द फैट विल बी डिपोजिटेड इनटू द आर्टरीज. आर्टरीज में वो डिपोजिट हो जाएगा और आर्टरीज को क्या कर देगा? डे बाय डे ग्रेजुअली क्या करेगा? आर्टरीज को ब्लॉक कर देगा. तो इट लीड्स टू द
एथेरोस्क्लेरोसिस, तो वो सेल इंजरी करेगा। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ज्यादातर ओबेसिटी या हाइपरटेंशन जानदार है। डन। तो क्या होगा, क्या यहाँ पे लिखेंगे हम एग्जाम में, सो द डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिशन एंड द एक्सेस अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिशंस कैन लीड टू द सेल इंजरी। उससे क्या होगा, सेल इंजरी होगा। न्यूट्रिशन का हमने ऑलरेडी आगे एक फैक्टर में देखा भी है ना, कि कैसे न्यूट्रिशन अगर कम हो जाता है और बैक्टीरिया उसको यूटिलाइज कर लेता है तो सेल इंजरी होती है। चलिए 7th नंबर का जो फैक्टर है वो कौन सा है, एजिंग। एज, जैसे जैसे एज बढ़ती है क्या होता है, बॉडी की कैपेबिलिटी या एबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। चलिए, सो एजिंग से क्या होगा, डिक्रीज द सेल्यूलर रिपेयर मैकेनिज्म, है ना। हमने आगे ऑलरेडी देखा कि सेल्स की रिपेयर मैकेनिज्म अगर कम हो जाती है या डिक्रीज हो जाती है तो वो इट कॉज द सेल इंजरी है। सो यहाँ पे क्या होगा, एज द एज इज इंक्रीजेज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है क्या होता है, द रिपेयर मैकेनिज्म ऑफ द अवर बॉडी विल बी ग्रेजुअली डिक्रीजेस। क्या हुआ, ग्रेजुअली वर्ड लिखना है उनको, वो कंपल्सरी है। एज एक दिन में 2 दिन में नहीं बढ़ जाती है, वो धीरे धीरे एज बढ़ती है हमारी, है ना। सो ग्रेजुअली बढ़ती जाती है। सो ग्रेजुअली डिक्रीजेस द बॉडी रिपेयर मैकेनिज्म, इट लीड्स टू द सेल इंजरी। इसका एग्जाम्पल अगर आपको याद रहे, जैसे मुझे जो याद रहा वो मैं आपको बोलता हूँ। जैसे कि मान लो कि कोई बच्चा है, यंग एज का बच्चा है, उसको अगर हैंड में फ्रैक्चर हुआ तो क्या होगा, है ना, वो यंग है, इसकी वजह से क्या होगा, उसकी बॉडीज रिपेयर मैकेनिज्म भी कैसी होगी, यस वो भी कैसी होगी, है ना, अच्छी होगी। सो बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, उसका हैंड जल्दी रिपेयर हो जाएगा और फ्रीली काम कर पाएगा कुछ दिनों के बाद। अभी यही सिचुएशन अगर हम एज पर्सन में ले ले तो, जिनकी एज हो चुकी है 45, 50, 55, 60, 65, उनको, है ना, तो उनको अगर फ्रैक्चर हुआ तो क्या होगा, यस, सो बॉडी इट कैन टेक द मोर टाइम फॉर द रिपेयर कंपेयर टू द यंग। या तो ये भी हो सकता है कि रिपेयर हो ही ना, ज्यादा अगर बॉडी रिपेयर मैकेनिज्म कम हो गई है तो उसकी वजह से नहीं भी हो सकता है ना। सो वो एग्जांपल आप याद रखना कि कैसे एज जो है वो जवाबदार है सेल इंजरी के लिए। चलिए 8 नंबर का जो है वो साइकोजेनिक डिजीजेस। साइकोजेनिक जो डिजीज हमारे हैं उसकी वजह से भी सेल इंजर हो सकता है, पर वो इनडायरेक्टली है। साइकोजेनिक डिजीज की वजह से ही हुआ सेल इंजरी ऐसा नहीं बोल सकते हम कभी भी, पर उसकी वजह से इनडायरेक्टली सेल इंजरी हो सकता है। जैसे कि मान लो कि डिप्रेशन, मान लो कि कोई पर्सन ऐसा है जिसके फैमिली मेंबर में कोई मर गया, बिकॉज ऑफ कि वो मर गया तो उसके साथ अटैचमेंट मेंटली उसका था, तो वो डिप्रेशन में चला गया कि पर्सन नहीं है, अभी नहीं है, ऐसे करके जो कोई भी थिंकिंग रहा हो, सो उसकी वजह डिप्रेशन में चला गया। डिप्रेशन में अगर कोई पर्सन जाता है तो क्या करता है, उसको सबसे ज्यादा चांस रहता है एडिक्शन का। तो क्या होगा, तो डिप्रेशन बिकॉज ऑफ द डिप्रेशन क्या होगा, सो पर्सन दे हैव द सम एडिक्शन, उसको एडिक्शन होने का चांस बढ़ जाएगा। सबसे ज्यादा एडिक्शन का चांस ड्रग एब्यूज रहती है, एब्यूज ड्रग का एडिक्शन बढ़ जाए या स्मोकिंग का उसको एडिक्शन हो जाए। सो बिकॉज ऑफ दैट इट इनडायरेक्टली कॉज द सेल इंजरी। उससे क्या होगा, इनडायरेक्टली सेल इंजरी हो सकती है पेशेंट को, पर ये क्या हुआ, इनडायरेक्टली हुआ। यहाँ पे ये एक बात याद रखनी है, मैंने पहले भी बोला, साइकोजेनिक डिजीज की वजह से सेल इंजरी नहीं हो रही है, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं ये फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सेल इंजरी करवाने के लिए। सो इनडायरेक्टली इट कॉज द सेल इंजरी। यहाँ पे डायरेक्टली मत लिखते ना, वरना गलत हो जाएगा ये चीज। चलिए 9th नंबर का जो हमारे पास है वो कौन सा है, जेनेटिक फैक्टर। जेनेटिक फैक्टर वैसे हम इजी भी समझ सकते हैं, पर और इजी करने के लिए मैं आपको 3 जो हम जीन्स जब भी हम पढ़ते हैं तो उसमें 3 चीज हम ज्यादातर याद रखते हैं। पहला वाला कौन सा है, रेप्लिकेशन प्रोसेस। रेप्लिकेशन में क्या होगा, फ्रॉम द पेरेंट डीएनए इट फॉर्म्स द 2 डॉटर डीएनए। वहां पे एक डीएनए में से 2 डॉटर डीएनए बनते हैं, वो बनता ही जाता है। ये एक डीएनए बना तो वहां पे वापस से 2 डीएनए
एक बार बना तो इसमें से वापस से 2 डीएनए, वापस से 2 डीएनए, तो ये चीज कंटिन्यूअस बढ़ती जाएगी। सो ये क्या हुआ, रेप्लिकेशन हुआ। दूसरा क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ, जो डीएनए बना दैट डीएनए इट विल बी कन्वर्टेड इनटू द मैसेंजर आरएनए। क्या हुआ, उसमें एमआरएनए में कन्वर्ट हो गया। तीसरा मैकेनिज्म क्या होगा यहाँ पे जेनेटिकली, सो ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मीनिंग क्या हुआ, जो मैसेंजर आरएनए है उसमें से क्या बना, प्रोटीन बना। डन, प्रोटीन बन गया, दैट रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द होल बॉडी और द ऑर्गन्स ऑल्सो। सो कैसे जेनेटिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है सेल इंजरी के लिए। सो दी मान लो कि कोई पर्सन ऐसा है जो बाय जेनेटिकली कुछ डिफेक्ट लेके पैदा हुआ है। सो जेनेटिक डिफेक्ट कैन लीड्स टू द डेफिशिएंसी ऑफ द फंक्शनल प्रोटीन। बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डिफेक्ट प्रोटीन नहीं बन पाया, फंक्शनली, तो क्या हुआ, it leads to the resulting in the error of the metabolism reaction। मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में क्या हुआ, कुछ एरर आई। बिकॉज ऑफ दैट क्या होगा, मेटाबॉलिज्म रिएक्शन में अगर एरर आती है तो क्या होगा, उसकी वजह से क्या होगा, मिसफोल्डेड प्रोटीन बन सकता है। क्या बनता है, मिसफोल्डेड प्रोटीन। ज्यादातर मिसफोल्डेड प्रोटीन वजह से बहुत ही मतलब भयंकर बीमारियां या डिजीजेज हो सकते हैं, जैसे कि कैंसर भी वन ऑफ द कॉज दैट मिसफोल्ड ड्यू टू द मिसफोल्डेड प्रोटीन। सो मिसफोल्डेड प्रोटीन बन सकता है, या तो क्या हो सकता है, एक्यूमुलेशन ऑफ द डैमेज्ड डीएनए। जो डीएनए ऑलरेडी डैमेज हो गए हैं उसका एक्यूमुलेशन हो जाए कहीं पे। सो बिकॉज ऑफ दैट इट लीड्स टू द सेल इंजरी। उससे क्या होगा, सेल इंजर्ड हो जाएगा ना। चलिए 10th नंबर का हमारे पास कौन सा है, आइट्रोजेनिक फैक्टर। आइट्रोजेनिक फैक्टर क्या है, वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्टर है। वो भी मतलब इनडायरेक्टली ही सेल इंजर्ड करता है, पर कभी कभी हो भी जाता है। वो ह्यूमन एरर के टाइप का फैक्टर आप बोल सकते हो। क्या होगा आइट्रोजेनिक फैक्टर में, सो एनी एरर इन द जजमेंट बाय द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। एनी एरर इन दी, कहां पे एरर होगी, जजमेंट में। बाय दी, किससे होगी, बाय दी हेल्थ केयर प्रोफेशनल, इट लीड्स टू द सेल इंजरी। सो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को गलती कहां पे हो सकती है, तो 2 जगह पे हो सकती है ज्यादातर केसेस में। अगर नॉर्मल हम ओपीडी की अगर हम बात करते हैं तो एक हो सकती है कि कोई रॉन्ग ड्रग प्रिस्क्राइब कर दी हो। वैसे हमने आगे ऑलरेडी देखा कि केमिकल्स एंड ड्रग्स कैन कॉज द सेल इंजरी। सो पेशेंट को चाहिए थी एंटी एलर्जिक ड्रग, गलती से एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब कर दी, सो दैट ड्रग कैन कॉज द सेल इंजरी। दूसरा क्या हो सकता है कि पेशेंट को आईवी के थ्रू हमको ड्रग पहुंचानी है, पर गलती से इंट्रामस्कुलर आईएम दे दिया डॉक्टर ने। सो दैट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन दैट कॉज द सेल इंजरी। डन, ये बात याद रखनी है। चलिए डन, लास्ट वाला कौन सा बचा हमारा, 11th नंबर का, वो बहुत इंटरेस्टिंग है वैसे तो। कौन सा है, 11 नंबर का जो है वो आइडियोपैथिक फैक्टर, या तो आइडियोपैथिक डिजीज भी हम लिख सकते हैं। आइडियोपैथिक डिजीजेस में क्या होगा, आइडियोपैथिक डिजीजेस में अननोन कॉज ऑफ सेल इंजरी। क्या होगा आइडियोपैथिक डिजीज में, अननोन कॉज ऑफ सेल इंजरी। यहां पे सेल इंजरी तो हुई आइडियोपैथिक डिजीजेस में, पर वो सेल इंजरी क्यों हुई वो मतलब पता ही नहीं है, उसका पॉजिटिव एजेंट क्या हो सकता है। सो वो क्या हुआ, आइडियोपैथिक डिजीज, जहां पे अननोन कॉज ऑफ सेल इंजरी। सो क्या हुआ, आज हमने क्या देखा, टोटल इटियोलॉजी ऑफ सेल इंजरी, या तो इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द सेल इंजरी, जहां पे हमने टोटल 11 ऐसे फैक्टर देखे जो सेल इंजरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अ वीडियो।